खबर देहरादून से है, जहां पर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। तो बता दें आपको कि आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती है। इस मौके पर देहरादून में कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई को पुष्पांजलि अर्पित की। तो अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही सीएम ने अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर पर माला पड़कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनको याद किया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। कार्यशाला में मॉनसून 2025 की तैयारियों पर मंथन किया गया, जिसका उद्देश्य मॉनसून से पहले सभी संबंधित विभागों को सजग सतर्क करना है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष मॉनसून के समय कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन आपदाओं से बचने के लिए पहले से तैयारियां कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि आज सभी जिलों के अधिकारी, शासन के अधिकारियों सहित भारत सरकार की एजेंसियां सभी मिलकर मॉनसून की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि मॉनसून 2025 की तैयारियों पर आज मंथन किया गया है और इस कार्यक्रम में कई अधिकारीगण मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मॉनसून आने से पहले तैयारियां पूरी की जाएं, क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है, जनहानि भी हो जाती है। लेकिन अगर तैयारी पहले से की जाए तो शायद ऐसी घटनाएं ना घटे और यही कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई और सीएम ने मॉनसून 2025 की तैयारी को लेकर आज मंथन किया, जिसमें सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। क्योंकि हम लोगों को उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के समय में अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में और कहीं अति वृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सबकी एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और क्योंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जाए। राजधानी देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मॉनसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर सभी तैयारियों को परखने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में आपदा से बचाव के साथ ही मॉनसून 2025 की तैयारियों पर भी विस्तार से मंथन किया गया। प्रबंधन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया और कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम ने
अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि मॉनसून आने से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाएं, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिस वजह से जनहानि होती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, लोग प्रभावित होते हैं और जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं वो भी नहीं आ पाते, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून 2025 की तैयारी को लेकर आज मंथन किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मानसून सत्र के पहले कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज की जा रही है। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है, वो लोग जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, जो हम काम करने का है, हमारा तरीका, हमारे काम में क्या कमियां हैं, किस तरह से बेहतर सुझाव आएंगे, किस तरह से सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और चर्चा करने के बाद फिर जो सुझाव आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करने के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। सरकार बार बार कह रही थी कि मामला न्यायालय में है और सरकार को जो करना था वह कर दिया है। मंत्री ने आगे कहा कि अब जो निर्णय न्यायालय ने लिया है वह स्वागत योग्य है। बता दें कि अंकिता हत्याकांड में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, दोषियों को सजा सुनाई गई, जिसको लेकर अब मंत्री ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार पर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे, अब उनके मुंह पर एक तरीके से तमाचा पड़ा है और सरकार बार बार यही कह रही थी कि जितना हमसे हो सकता था और जितना हम न्याय दिला सकते उतना हमने कोशिश की, लेकिन अगर मामला कोर्ट में है तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आखिरकार अंकिता को यहाँ पर न्याय मिला है और जो दोषी थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अब इसी को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल ने अपना रिएक्शन दिया। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। फैसला आया है मतलब लोअर कोर्ट ने तीनों को जो है वो आजीवन कारावास की सजा दी। आप किस तरह से देखिए, ये चूंकि मामला न्यायालय में था और न्यायालय एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए हेयरिंग के बाद निर्णय लेता है। और ये तमाचा सीधे सीधे उन लोगों पे है जो अंकिता भंडारी को लेकर के सरकार पर आरोप लगाया करते थे। जब सरकार बार बार कहती थी मामला न्यायालय में है, सरकार ने जो काम करना था वो कर दिया था। उसके बाद उसका डेड बॉडी रिकवर कर दी थी, अपराधी उसमें एक्यूज को पकड़ लिया गया था, यही सरकार का काम था, बाकी काम कानून को करना था। आज कानून ने निर्णय लिया, निश्चित रूप से ये निर्णय स्वागत योग्य भी है। और दूसरी तरफ उन लोगों पर, उन पार्टियों पर करारा तमाचा है जिन्होंने सरकार को अंकिता हत्याकांड के नाम पे घेरने की कोशिश। और अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एक और खबर सामने आई है, जिसमें इस हत्याकांड में शामिल संलिप्त 3 दोषियों को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही कोर्ट के इस फैसले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यायालय और सरकार दोनों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर एक बहुप्रतीक्षित फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को निश्चित रूप से उनके दुख में थोड़ी बहुत राहत मिली होगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आखिरकार अंत में न्याय की जीत हुई है। तो बता दें कि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी कांड ने हर किसी को दहला दिया था।
इस कांड के तीनों आरोपियों को जैसे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट की सजा के ऐलान के बाद जांच के दौरान खुली जो परतें वो यहाँ पर सामने आई। अब इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार अंत में न्याय की जीत हुई है और इससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिली है। हालांकि हर किसी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और एक बहुप्रतीक्षित फैसला आज माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया, तो मैं समझता हूं कि आज पीड़ित पक्ष को निश्चित रूप से एक उनके जो दुख है उनमें थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। और मेरा मानना ये भी है कि अपराधी, इस प्रकार का अपराधी या किसी भी प्रकार का अपराधी, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि इसका एक नजीर बन सके, एक संदेश जा सके और आने वाले समय पे जो इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनको 100 बार सोचना पड़े कि यदि हम कोई इस प्रकार का काम करेंगे तो उनके साथ इसी प्रकार का निर्णय होगा। पूर्व इंडियन हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के नाम पर रोशनाबाद में बने स्टेडियम का नाम बदले जाने के नाम पर चल रहे विवाद पर खुद वंदना कटारिया ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात करने के बाद वंदना कटारिया ने भाजपा नेताओं के साथ प्रेस क्लब पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि स्टेडियम का नाम बदले जाने को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा और उन्हीं के नाम पर रहेगा। तो देखिए, वंदना कटारिया ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि चर्चा चल रही थी कि शायद स्टेडियम में के नाम में बदलाव किया जाएगा, तो इसी को लेकर अब वंदना कटारिया ने इन बातों को लेकर विराम लगा दिया है। वंदना कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा और जो अफवाहें उड़ रही थी वो सब गलत हैं और जो अभी नाम है स्टेडियम का वही नाम रहेगा। एक्चुअली मेरे को जो सर से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने मेरे को यही बोला है, जो योग स्थली नाम रखा था उसकी मेरा वंदना कटारिया नाम जो स्टेडियम का था, उन्होंने वो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम वैसे का वैसे ही रखा है। जो शहर के अंदर बोर्ड है वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। धन्यवाद। तो मैं यही बोलूंगी कि मुझे उस चीज का पता नहीं था कि ये सब चीज हो रही, तो मुझे एक्चुअली प्रेस वालों के द्वारा ये सब चीजें पता चल रही थी, तो इसलिए मेरी सर से बात हुई, इसलिए मैं डायरेक्ट आके पहले सर से मिली हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी मैं संतुष्ट। बीते कुछ सालों से उत्तराखंड का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे पहलू हैं जिनके जरिए प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर पर यदि ग्लेशियर या हिमनदों की बात करें तो बढ़ते तापमान की वजह से यह तेजी से घट रहे हैं, जो कि भविष्य में समुद्र के बढ़ते जल स्तर और पीने के पानी में गिरावट लाने का काम करेगा। तो वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट मनीष मेहता ने इसे एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यदि इस बढ़ते तापमान की रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में ये बेहद ही घातक साबित हो सकता है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर हाई हो गया है, जो तापमान बढ़ रहा है, इसको लेकर साइंटिस्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है। बता दें कि ग्लेशियर या हिमनदों की बात की जाए तो बढ़ते तापमान की वजह से यह तेजी से घट रहे हैं, जो कि भविष्य में समुद्र के बढ़ते जल स्तर और पीने के पानी के लिए गिरावट लाने का काम कर सकते हैं, जो कि बेहद ज़्यादा गलत है। तो वहीं पर वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं मनीष मेहता, उन्होंने इसे एक बड़ा खतरा बताया। बेसिकली अगर ग्लेशियर रिट्रीट की बात करेंगे तो ग्लेशियर्स एक सब लोग जानते हैं कि भाई ग्लेशियर जो है करीब करीब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है 70% जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। मतलब मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में ही है आज की डेट में। अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं या रिट्रीट होकर के ख़त्म हो जाते हैं तो आपका वाटर का डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई हिमालयन क्षेत्र में बेसिकली हिमालय में हिंदुस्तान से लेकर और आपका पाकिस्तान, चाइना और इस रीजन में जितने भी लोग हैं, नेपाल। खबर रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा से है, जहां पर आए दिन टोल फीस को लेकर कोई ना कोई हंगामा होता रहता है। चलते भगवानपुर टोल प्लाजा के
जीएम सौरभ यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने एनएच की गाइडलाइन पर बात की। उन्होंने कहा कि अब कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले की तरह छूट मिलेगी और कमर्शियल वाहन को टोल टैक्स फीस देनी ही होगी। जीएम ने कहा कि किसान यूनियन की आड़ में जल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। कंपनी ने लोकल वाहनों के पास बनाने के लिए इनवाइट किया है। तो देखिए, अब कमर्शियल वाहनों को टोल देना जरूरी होगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है जीएम की तरफ से। लोकल गाड़ियों को छूट मिल सकती है। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं, टोल फीस को लेकर आए दिन हंगामा होता था, जिसको लेकर ये बात कही गई है। कुछ ऐसा था, ये भगवानपुर टोल प्लाजा है जो कि हम लोगों ने 27 तारीख में सुबह 8 बजे टेक ओवर किया है। तो इसमें एक परसों के दिन ही हमारे साथ में बात आई थी। कॉमर्शियल एक गाड़ी थी, वो छोटा हाथी पिकअप टाइप थी, गैस एजेंसी की गाड़ी थी। तो उसको कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको आप फ्री निकाल दीजिए। इधर उधर से हमारे पास कॉल भी आए उस गाड़ी के लिए। हमने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको फ्री नहीं निकाल पाएंगे किसी भी तरह। कॉमर्शियल व्हीकल है तो हम फ्री नहीं कर पाएंगे। तो संदेश किस तरह का देना चाहते हो जिसको यहाँ पर लोकल में संदेश देना चाहिए? लोकल के लिए तो संदेश जैसे पहले चल रहा था लोकल की, तो प्राइवेट गाड़ी जो भी है जितनी भी फ्री चलती है पहले से चली आ रही है। आधार कार्ड अपनी आईडी दिखा के वो पहले से निकल रही है, अभी भी निकल रही है, उसमें कोई इशू है। चार्ज किन गाड़ियों पर लगेगा? चार्ज कॉमर्शियल व्हीकल तो सब पे लगेगा, बाकी अदरवाइज जो लोकल व्हीकल नहीं है उन पर प्राइवेट गाड़ियों पर भी। हरिद्वार के शिवालिक नगर में महिला के गले से चैन स्नैचिंग करते हुए एक स्नैचर अनियंत्रित होकर बाइक से गिर गया। आरोपी गिरने पर वहां मौजूद महिलाएं और आसपास मौजूद दूसरे लोग उसके पीछे भागे, लेकिन आरोपी जैसे तैसे बाइक लेकर फरार हो गया। चैन स्नैचिंग घटना को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को और उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, हरिद्वार में लगातार चैन स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक चैन स्नैचर महिला के चैन तोड़कर भागने लगा और वो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। हालांकि आसपास के लोग भागे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वह बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले मामले में जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। मामले की जांच कर रही सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले से ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई के अंदेशे से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार की मेयर भी जांच से बेहद संतुष्ट हैं। मेयर का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो बता दें कि शहरी विकास सचिव को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी गई। तत्कालीन प्रशासक और एसडीएम की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में अब जल्द बड़ा एक्शन होगा। हालांकि मेयर ने कहा कि जो निष्पक्ष जांच है वो यहाँ पर की गई है और जो दोषी होंगे अधिकारी उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पे तुरंत जब हमारे संज्ञान में आया हमने तुरंत इस पे कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा है। खबर विकासनगर से है, जहां पर माइनिंग खनन कंपनी और ग्रामीणों के बीच कहासुनी होने की खबर मिली है। गांव वालों ने बताया है कि माइनिंग कंपनी के कार्यकर्ताओं ने लोगों से मारपीट की। गांव के प्रधान ने बताया कि कैंचीवाला में कई स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, जिसमें रात को डंपर भी चलते हैं और आसपास के गांव वालों के ट्रैक्टर भी।
लेकिन माइनिंग खनन कंपनी के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक्टर से खनन नहीं किया जा रहा। इसी बात को लेकर ग्रामीण और माइनिंग कंपनी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस छिड़ गई। इतने में यह बहस मारपीट पर बदल गई। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया गया। तो विकासनगर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर माइनिंग कंपनी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, साथ ही जो ग्रामीण थे, हालांकि बातचीत चल रही थी खनन को लेकर, लेकिन इस बीच ये मामला और बढ़ गया और बहस करते करते ये मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत कराया। हमारा पूरा विश्वास है कि अगर इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाता है या फिर इस मामले की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जो प्राइवेट लॉयर्स हैं उनके द्वारा हायर कोर्ट्स में पैरवी की जाती है, तो हमें लगता है कि 100% जो ये हत्यारोपी हैं इनको सज़ा मिलेगी। वरना हमें पूरी आशंका है कि ये हत्यारोपी छूट जाएंगे और जिस तरीके से सेलिब्रिटी की तरह इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं हाथ हिला के मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि ये दंड इनके लिए कम है। ये खुद बता रहे हैं, ये खुद जता रहे हैं कि ये दंड कम है, उनको छोड़ दिया गया है, ऐसा ये मतलब प्रतीत कर रहे हैं। जबकि दंड का तो एक ही उद्देश्य होता है कि जो अपराधी है उसको प्रायश्चित होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। तो कहीं भी सिकन तक उनके चेहरे पे नहीं।